मार्वल यूनिवर्स दी एंड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से गॉड्स की काउंसिल जो है वो सारी एक साथ मिलती है और अखेनाटेन की जो ब्रीफ हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रही होती है। और उसके अंदर हमें लास्ट एपिसोड में अखेनाटेन का एक अच्छा खासा ओरिजिन भी बताया गया था, जिसमें उसने बताया कि किस तरह से उसको इजिप्ट के अंदर से कुछ एलियंस ने किडनैप किया था और उसको जो है एक जबरदस्त किस्म की पावर दी थी जिसको हार्ट ऑफ इन्फिनिटी कहा जाता है। और उसी के जरिए वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो पाया है और इस तरह के और भी ज़्यादा सेलेस्टियल बींग्स हैं जिनका वो एजेंट बना हुआ है। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि डॉक्टर वॉन डूम भी ये पता लगा लेते हैं कि वो कौन सा टाइम था, वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा साल था जब उसको वो एलियंस किडनैप करके लेकर गए थे। तो डॉक्टर डूम के मुताबिक उसका ये प्लान है कि वो उस टाइम में जाएगा पीछे जब उसको पावर्स नहीं मिली थी और जाके मार डालेगा ताकि फ्यूचर में कभी अखेनाटेन आके हमला कर ही ना सके। अब आगे यहाँ से हमें थैनोस आज एक्सटेंशन के बारे में बताने वाला है कि किसी भी स्पीसीज का खात्मा किस तरह से होता है। तो वो बताता है कि सबसे पहला रूल है किसी मर्सीलेस यूनिवर्स के लिए कि अगर उसकी कोई भी स्पीसीज जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है अपने सर्वाइवल के लिए तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली है। अगर हम अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वहाँ पे इस तरह के बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट्स पहले ही हो चुके हैं। हम अगर बात करें ब्रूनोथेरेस की, जो कि पुराने ज़माने का एक जानवर हुआ करता था जो 35 से 30 मिलियन साल पहले अर्थ पे हुआ करता था। इसका अपना साइज़ जो था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसको तकरीबन हर किस्म के प्रोडीटर से बचा के रखता था। लेकिन उसको बनाने के अंदर नेचर ने एक छोटी सी गलती कर दी और वो गलती उसकी मौत का सबब बन गई। उसके सर पे एक अलग ही किस्म का हॉर्न हुआ करता था जिसको उसने जो है कार्ट्रिज या हेयर के जरिए नहीं बनाया था, बल्कि उसको जो एक पुरानी किस्म की एक हड्डियों से बनाया गया था, ना कि आजकल के राइनों की तरह। और हड्डी का मतलब होता है कि वो आराम से टूट सकता है और इसीलिए ये उसका एक्सटेंशन का बायस बन गया। उसके जाने के बाद जब डायनासोर्स अर्थ पे से मिटा दिए गए तो गैस्टोर्निस के नाम का एक बर्ड हुआ करता था अर्थ के ऊपर, जो कि काफ़ी सफिशिएंट हंटर बन चुका था। ये बर्ड कुछ ज़्यादा ही बड़ा हुआ करता था जो घोंसलों पे नहीं रह पाता था और इसीलिए इसके जो बच्चे हुआ करते थे उसको दूसरे इंसेक्ट्स खा जाते थे। इसीलिए आखिर में हुआ क्या, एक्सटेंशन। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे जो हूँ अपनी रियलिटी को तकरीबन रियलाइज करके ही बता रहा हूँ, इसीलिए मैं जो हूँ कैप्टन मार्वल और डिफेंडर्स को अपने साथ इस मिशन पे लेके जा रहा हूँ ताकि हमारी हर चीज़ जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग जा सके। तो वहीं पे सिल्वर सर्फर पूछता है तो तुम्हारे हिसाब से इस एनर्जी इमिशन को तुमने बहुत आसानी से ट्रैक कर लिया जो कि अखेनाटेन का पावर सोर्स हो सकती है टाइटन, तो उसमें तुम्हें कोई मुश्किल पेश ना आई, ये कैसे हो सकता है? तो बोलता कि ये मेरे लिए बहुत ही आसान टास्क था सर्फर, और खासकर मेरे शिप के अंदर इस तरह के बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं जो कि इस चीज़ को पता करने के लिए काफ़ी थे। ये स्कैनर्स खासकर जो है इसी तरह के रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए मैंने खुद बनाए थे। तो वहीं पर नेमोर बोलता है तो इसका मतलब ये है कि तुम इस पावर सोर्स की तलाश जो अखेनाटेन के आने से पहले से कर रहे हो। तो बोलता कि हाँ, ये पिछले साल की बात है कि मैंने मैथमेटिकली हर चीज़ को जो है पता करना शुरू करा था और मुझे अंदाज़ा हुआ था कि इस एग्जिस्टेंस के अंदर कुछ इस तरह की एनर्जीज है नेमोर, और मैं तब से ही जो उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले वो मुझे कभी मिल नहीं पाया। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ उस वक्त तुम्हारे अपने ही कोई रीजंस हुआ करेंगे, लेकिन अब शायद बात बदल चुकी है। थैनोस बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उस वक्त सिर्फ एक ही रीज़न था मेरा कि मैं उस पावर को हासिल कर लूँ स्ट्रेंज, ताकि कोई उसको मेरे खिलाफ ना हासिल कर सके। मैं किसी का विक्टिम नहीं बनना चाहता हूँ। तो स्ट्रेंज बोलता है तो ये बताओ कि अगर एक बार हमें वो सोर्स मिल गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे? तो थैनोस बोलता है अगर वो हमें एक बार मिल गई तो हम उस पर कंट्रोल हासिल करेंगे और उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। वहीं पे थैनोस बताता है कि मैं सिर्फ अकेला नहीं था जिसके पास ऐसे ग्रेट प्लान्स मौजूद थे। लेटवीरिया के अंदर डॉक्टर डूम जो है अपनी एसल्ट प्रिपेयर कर रहे थे अखेनाटेन के खिलाफ। और इस तरह हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं लेटवीरिया के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि डूम जो है बेसिकली अपनी टाइम टेलीपोर्टेशन डिवाइस यानी कि टाइम प्लेटफॉर्म को जो एक्टिवेट कर रहा होता है और ठीक उसी जगह पे जाने की कोशिश करता है जहाँ से उसको वो पावर्स नहीं मिली थी। साथ ही साथ दुनिया भर के बड़े बड़े कैपिटल्स के अंदर उथल पुथल मच चुकी थी क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा था कि सिचुएशन बुरी से बदतरीन हो चुकी है। और इस तरह हम व्हाइट हाउस में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उसके लोग आके बताते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है, हमारे जितने भी जहाज़, हमारे जितने भी मिलिट्री एसेट्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह सब हुआ करते थे, उन सबको अचानक गायब कर दिया गया है और हमारे जो फौजी हैं उनको खुद ब खुद टेलीपोर्ट करके उनके अपने अपने घर भेज दिया गया है। हमारे बेसिस पे अब कोई भी मौजूद नहीं है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वहीं प्रेसिडेंट बोलते हैं कि दूसरे वेपन्स के बारे में क्या ख्याल है, जो मतलब बड़े हमारे वेपन रही है उसका क्या हुआ? तो वो बताते हैं कि हर चीज़ गायब हो चुकी है मिस्टर प्रेसिडेंट, एटॉमिक बॉम्ब, स्मॉल आर्म्स, हर चीज़ इसको मिटा दिया गया है। और वो दूसरा आदमी बोलता है कि सर बिल्कुल ये ठीक बात है, और इसके अलावा हमारी जो पुलिस फोर्सेस वगैरह थी, हमारे जो दूसरे छोटे मोटे लोग थे, उन सबको भी जो है गायब कर दिया गया, वो सब अपने अपने घर जा चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके अपने हथियार, जो उनकी गन्स वगैरह वो भी गायब कर दी गई हैं। तो वहीं ऊपर से अखेनाटेन आता है और बोलता है कि अब से तुम्हें हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है क्योंकि तुम इस वक्त अखेनाटेन द इन्फिनाइट की प्रोटेक्शन के अंडर हो, तुम्हें कोई चीज़ थाम नहीं पहुँचा सकती है जब तक मैं ना चाहूँ। तो वहीं पे प्रेसिडेंट बुश बोलते हैं क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है प्लीज़? तो वहीं पे बुश बोलता है अखेनाटेन से आके कि अगर तुम हमसे सारी चीज़ें छीन लोगे, अगर तुम हमें हथियार नहीं दोगे तो हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करके रखेंगे, हम लोगों से टैक्सेस कैसे लेंगे, हम लोगों को उनकी तनख्वाहें कैसे देंगे, हम हर चीज़ को कैसे आगे प्रोसीड करेंगे?
तो वहीं पर अकेनाटन बताता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले इंपीरियल पुलिस फोर्स बना चुका हूँ जो कि अब अपने काम पे निकल भी चुकी है, जो कि मेरे कहने के मुताबिक ही चलेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो बाकी के जो हीरोज बचे हुए होते हैं दुनिया के अंदर, वो उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और अकेनाटन ने इनको अपने तरह से बनाया, तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और दरअसल मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है पुराने फॉर्मर विलन्स ही हैं जिनको अकेनाटन ने अपनी शक्तियाँ दे दी हैं। वहीं पे थैनोस बोलता है कि जहाँ अर्थ के ऊपर तो उसने अपनी इंपीरियल फोर्स बना दी थी, लेकिन हमारे पास कोई फोर्स नहीं थी उसकी जो हमें रोक सके, और ऐसा लग रहा था कि अकेनाटन के खिलाफ जो मेरा प्लान है वो काफी हद तक सक्सेसफुल होता नजर आ भी रहा है और हम तकरीबन उसके करीब पहुंच ही गए थे। और वहीं पर सर्फर बोलता है कि स्ट्रेंज, मुझे इस बात की नहीं परवाह है कि तुम लोग क्या सोचते हो कैप्टन मार्वल वगैरह, लेकिन अभी हम कुछ टाइम पहले जो है थैनोस से कॉस्मिक क्राइसिस के अंदर निमट चुके हैं और हम उस पर किसी भी तरह से कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के जरिए जानता हूँ कि वो चाहे हमसे कुछ भी कहने की कोशिश कर ले, लेकिन हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। थैनोस ऐसा आदमी है जिसकी बात पे विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल साबित कर सकता है। तो वहीं पे कैप्टन मार्वल बोलते हैं कि इस वक्त मुझे थैनोस से ज्यादा तुम्हारे उन दो दोस्तों पे बड़ी हैरत हो रही है जो कि इस वक्त यहाँ खड़े होकर भी लड़ रहे हैं। मुझे तो थैनोस से ज्यादा उनकी चिंता हो रही है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे को ना मार लें यहाँ पे। तो सर्फर बोलता है कि तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है, हमें इनको भी चुप करवाना ही पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली हमारा जो गोल है उसके गोल से बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्या कहते हो तुम? तो थैनोस बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो सर्फर, हो सकता है मैं तुमसे शायद गद्दारी करूं और हो सकता है कि मैं ना भी करूं, लेकिन मैं ये भी एडमिट करता हूं कि मेरे अंदर ईविल बहुत ज्यादा भरा हुआ है। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि अकेनाटन इस वक्त तुम्हारे लिए भी उतना खतरा है जितना मेरे लिए भी। तो इस वक्त मेरी पहली प्रायोरिटी अकेनाटन को रोकना होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब तक अकेनाटन को हम डिफीट ना कर दें, तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं तुम लोगों को फोर्स करना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ काम करो। अगर तुम्हें अपनी मर्जी से कहीं जाना है, अपने तरीके से अकेनाटन को रोकना है, तो तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे रोका नहीं है। तो वहाँ पे सर्फर बोलता है कि तुमने ये इस जहाज को क्या रोका है, कोई वजह है? तो थैनोस बोलता है कि मैंने डिटेक्ट करा कि सेलेस्टियल ऑर्डर के स्कैनर जो है उनकी रेंज हमारे पास तक आ रही है, तो इससे पहले हमें जो है अपने शिप को क्लॉक करना पड़ेगा ताकि वो लोग हमें देख ना सकें। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेमोर और हल्क वो यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं और नेमोर हल्क को बहुत जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि तुम एक एरोगेंट इंसान हो जिसके साथ मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो सर्फर बोलता है इनक्रेडिबल, हम यहाँ पे खतरनाक कॉस्मिक पैरल के बीच में पड़े हुए हैं और इन लोगों से अपना गुस्सा संभाला नहीं जा रहा है, इनको देखो तो सही जरा। तो कैप्टन मार्वल बोलते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था इस बारे में। तो वहीं पे थैनोस बोलता है कि लगता है अब बच्चों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वो दोनों को एक जबरदस्त किस्म की फोर्स फील्ड के अंदर बंद कर देता है और बोलता है कि तुम लोग चाहे अब जितना भी जोर लगा लो लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाओगे। और हल्क यहाँ पे जो है उसके ऊपर और जोर जोर से मुक्के मार रहा होता है। थैनोस बोलता है कि जब मैं यहाँ पे अपने ट्रबल्सम एलाइज के साथ यहाँ पे प्लान बनाने का सोच ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ डूम जो है अपना सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बारे में सोच चुका था और वो आगे बढ़ रहा था। और हम देखते हैं कि डूम यहाँ से एग्जैक्टली वही टाइम्स वगैरह प्रोग्राम करता है अपनी टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर एंशिएंट इजिप्ट में जाता है, जहाँ पे जैसे ही वो जाता है तो सामने एक आदमी होता है जिससे वो फौरन आसानी से निमट लेता है। ये अच्छी बात है, अपनी जर्नी पे आगे जाने से पहले अपने वेपन्स को टेस्ट कर लेना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि हर चीज़ इन ऑर्डर है, तो मतलब अब मुझे अपने फाइनल प्लान की तरफ जाना चाहिए और जो हमारा मेन प्रे है उसको टर्मिनेट करना ही होगा। और यहीं से हम शिप में शिफ्ट होते थे थैनोस की, जहाँ पे वो बोलता है कि ये हो गया, मैंने अपने शिप को इनविजिबल कर दिया, अब सेलेस्टियल ऑर्डर हमारे शिप को स्कैन नहीं कर सकता है। तो नेमोर बोलता है इसमें इतनी देर तो नहीं लगी जितना मैं सोच रहा था। तो थैनोस बोलता है कि हाँ, मैं सब चीज़ों के लिए काफ़ी टाइम से तैयारी करता हुआ आ रहा हूँ और इसमें इतना भी मुश्किल नहीं था जितना तुम लोगों को लग रहा है। उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वैसे अगर मुझसे पूछो तो बहुत ज़्यादा पैथेटिक है, वो इतने ज़्यादा इग्नोरेंस है कि उनको अपना डाउनफॉल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं पे कैप्टन मार्वल बोलते हैं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं यहाँ पे अनबिलीवेबल एनर्जीज को जो महसूस कर रहा हूँ। तो थैनोस बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अभी हम उस पावर सोर्स के करीब जाते जा रहे हैं जो कि पूरे के पूरे टाइम एंड स्पेस के अंदर बह रही है। इस फेनोमेना को मैंने जो है अपनी तरफ से एक नाम दिया है और मैं इसको बुलाता हूँ हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो कैप्टन मार्वल बोलते हैं कि ये नाम तो बड़ा क्यूट है। आखिरकार मेरी लंबी सर्च आज यहाँ पे आके खत्म होती है। मैं इस चीज में जाके तभी जो हूँ सक्सीड हुआ हूँ जब इसकी शक्तियों को किसी और ने मिस यूज करना शुरू करा है। तो वहीं पे हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और सिल्वर सर्फर वो भी अपनी अलग बातें कर रहे होते हैं और बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अब लगने लगता है कि यहाँ पे जो है बहुत बड़ा मसला होने वाला है। मतलब थैनोस के इरादे मुझे भी अब ठीक नहीं लग रहे हैं। जिस तरह से वो हार्ट ऑफ यूनिवर्स के पीछे जा रहा है, अगर वो एक बार थैनोस के हाथ लग गई तो हम उसको कभी नहीं हरा पाएंगे। तो सर्फर तुम्हें वो करना ही होगा, तुम्हें अपनी आंखें 24 घंटे उसके ऊपर रखनी होंगी, तुम जो उसके ऊपर से अपनी नज़र मत हटाना, और अगर तुम्हें कुछ भी ज़रा सा लगे तो तुम्हें वो करना ही होगा जो करना ज़रूरी है। तो सर्फर बोलता है कि वो क्या चीज़ है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अगर तुम्हें ज़रा सा भी साइन नजर आया कि वो हमसे बेट्रेयल कर रहा है तो तुम मर्सीलेसली थैनोस का काम तमाम कर देना, इसमें तुम्हें मेरी पूरी इजाज़त है। मैं जो हूँ कभी भी जो हूँ भरोसे के लायक शख्स नहीं रहा हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन इस बात को भी मैं मानता हूँ कि यहाँ पे डूम का ओवर कॉन्फिडेंस वो कुछ ज़्यादा ही था। सब्सटीट्यूशन जो था वो मास्टरपीस की एक स्कीम था। मोर्टल अकेनाटन जो था वो इस वक्त मारा जा सकता था क्योंकि इस वक्त जो है सेलेस्टियल ऑर्डर ने उसको गॉडहुड वाली पावर्स नहीं सौंपी थी और डूम के मुताबिक उसको ऐसा लगता था कि अगर उसने आज इसका यहाँ पे काम तमाम कर दिया तो सेलेस्टियल ऑर्डर उसको कभी उठाएगा नहीं, अपने लिए एक नया रिप्रेजेंटेटिव ढूंढने के लिए आएंगे और हो सकता है कि वो ऑल्टरनेट कैंडिडेट खुद डूम ही बन जाए और इस तरह डूम के पास वो सारी शक्ति आ जाएगी। क्योंकि डूम अगर देखा जाए तो उनकी जॉब के मुताबिक बिल्कुल सही फिट करता है।
वो इफेक्टिव है और रूथलेस लीडरशिप का मालिक भी है। अकेनाटन मर सकता था और डूम का अपना पास्ट वो कुछ ज्यादा ही बन सकता था। ये चीजें जितनी आसान नजर आ रही थी लेकिन उतनी दिख नहीं रही थी। लेकिन वहाँ पे सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब था कि अगर ये डूम ने ट्रिगर चला दिया और ये मर गया तो उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या होता है और क्या नहीं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि डूम जैसे ही वो ट्रिगर चलाने वाला होता है अचानक उसकी गन जो है वो फट जाती है और डूम बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और पीछे से अकेनाटन आता है और बोलता है कि हाँ डूम, तुमने क्या सच में सोच लिया कि मैं इतना ज्यादा पागल हूँ कि अपने पास्ट सेल्फ को जो इस तरह से अनगार्डेड छोड़ दूंगा? मैंने तुम्हें अलाउ किया यहाँ पे इतना करीब आने के लिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे कितना ज्यादा फुलिश समझते हो। मैंने शुरुआत से ही जो है इन सारे खतरों के ऊपर नजर रखी हुई थी। तुम्हें क्या लगा कि 5000 साल मैंने सिर्फ झग मारी है? मुझे नहीं अंदाजा होगा कि कोई पास्ट में जाके मुझे मार सकता है। और इस तरह डूम जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया और अकेनाटन ने वही कर दिया जो होना चाहिए था। और इस तरह सेलेस्टियल ऑर्डर एक बार फिर आया और उसको अपने साथ ले गया और इस तरह ये हिस्ट्री बदलने से फिर दोबारा रह गई। और थैनोस बताता है कि जिस तरह के मैं अपने डिफेंडर्स के साथ वहाँ पे बढ़ रहा था क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि डूम की चाल तो बेकार हो चुकी है, तो अब हमारे पास एक ही रास्ता था। हम जैसे जैसे सेलेस्टियल ऑर्डर की डिफेंसेस के करीब बढ़ रहे थे वो खतरनाक से खतरनाक हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको मैं हरा ना सकूं। तो वहीं पे थैनोस बोलता है कि सब तैयार हो जाओ, अब हमारी विजुअल रेंज के अंदर डेस्टिनेशन आ गई है, कुछ ही देर में हम उनका जहाज देख पाएंगे या प्लेनेट या जो कुछ भी है। तो नेमोर बोलता है कि उनका प्लेनेट है? तो बोलता है कि नहीं, मेरे ख्याल से प्लेनेट तो नहीं, ये एक किस्म की सैटेलाइट लग रही है। यहाँ की जो एनर्जीज हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मेरे सेंसर भी उसको जो है कम्प्लीटली ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उसको जो है मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे सर्फर बोलता है क्या तुम यहाँ पे हमें अंधाधुन एक ट्रैप के अंदर तो नहीं ले जा रहे हो टाइटन? तो बोलता है कि नहीं, अभी तक जो मेरा अंदाजा उसके हिसाब से सेलेस्टियल ऑर्डर को नहीं पता चला है कि हम उनके पास आ रहे हैं। लेकिन जो भी कहूँ अभी भी उनकी टेक्नोलॉजीज वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। मैं उनका विजुअल लुक तुम लोग के सामने पेश करता हूँ, मैं इसको बड़ी स्क्रीन पर लगाता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उसका फर्स्ट लुक देखते हैं वहाँ पे सबके जो हैं एकदम होश उड़ जाते हैं। और हल्क बोलता है कि ये क्या चीज़ है? तो सर्फर बोलता है कि ये तो एक स्पेस स्टेशन है हल्क, लेकिन ये इतना बड़ा है जितना बड़ा आज तक मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं पूरी गैलेक्सीज घुस चुका हूँ लेकिन फिर भी ऐसी एनर्जीज जो उसके अंदर से निकल रही हैं और ऐसा स्पेस स्टेशन मैंने नहीं देखा। तो वहीं पे कैप्टन मार्वल बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये ऐसी फोर्सेस हैं जिसको मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं करा। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है सर्फर, यहाँ तक कि मेरी कॉस्मिक अवेयरनेस होने के बावजूद भी मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो वहीं पर थैनोस बोलता है कि स्ट्रेंज तुम बताओ क्या तुम्हें क्या लगता है? तो बोलता है कि बिल्कुल मेरे हिसाब से भी ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, इससे पहले मैंने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो थैनोस बोलता है कि फॉर्चुनेटली इस स्पेस स्टेशन के ऊपर एक पुराना डॉकिंग स्टेशन है जहाँ पे हम अपना जहाज़ पार्क कर सकते हैं और मेरे ख्याल से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह फाइनली देखते हैं कि जहाँ पे डूम का जो प्लान है अकेनाटन को मारने का पास्ट के अंदर जाके वो फेल हो गया है। तो थैनोस जो है यहाँ पे अपना आखिरी प्लान लेके इन डिफेंडर्स और कैप्टन मार्वल के साथ निकला है। थैनोस बोलता है कि सब मेरे करीब रहना, मेरे आर्मर के अंदर एक क्लॉकिंग डिवाइस है जो कि 30 से 40 मीटर के अंदर ही काम करती है, इसके जरिए तुम लोगों के ऊपर कोई नजर नहीं रख पाएगा। और अचानक हम देखते हैं जब थैनोस वगैरह सब यहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे एक आदमी की आंख खुलती है और वो कोई और नहीं बल्कि थॉर होता है और बोलता है कि मैं जिंदा हूँ। तो ज़्यूस बोलते हैं कि यंग थॉर तुम सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि ठीक उसी जगह पे मौजूद हो जहाँ पे ज़्यूस चाहता था कि हम लोग पहुँच जाएं। तो थॉर बोलता है कि हम आखिरकार कहाँ पहुँचे हैं ज़्यूस? तो ज़्यूस बोलते हैं कि सवाल ये नहीं है कि हम कहाँ पहुँचे हैं, सवाल ये होना चाहिए कि हम कब और कहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ से ज़्यूस जो है वो सीधा कहीं और नहीं बल्कि इन्फिनिटी और इटर्निटी के पास आया होता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यूस और थॉर जो है इस वक्त बेसिकली कॉस्मिक बीइंग से जो है अब मदद मांगने के लिए आए हैं। और ज़्यूस बोलते हैं कि ग्रीटिंग्स ग्रेट इन्फिनिटी एंड मैग्निफिसेंट इटर्निटी, द रूलर ऑफ ओलंपस और एसगार्ड जो है आपसे यहाँ पे कुछ काउंसिल सीख करने के लिए आए और आपकी मदद चाहते हैं। तो वहीं पे इटर्निटी बोलता है तुम्हारी ये बात सुन के मुझे काफ़ी अफसोस हुआ है नोबल ज़्यूस, क्योंकि तुम इतनी दूर ट्रैवल कर आए हो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो थॉर बोलता है कि आप हमारी मदद करने से मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो इटर्निटी बोलता है कि हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं गॉडलिंग, इन्फिनिटी और मैं, हम दोनों जो है यहाँ के कानून से बंधे हुए हैं। हम दोनों जहाँ कभी पहले टाइम और स्पेस के अंदर कहीं भी नजर दौड़ा के देख सकते थे और उसको काबू कर सकते थे, अब हमारी पावर ऐसा लग रहा है कि उसको लिमिटेड कर दिया गया है। अभी हम सिर्फ इस समय और इसी जगह मौजूद हैं, हम अब अनटाइमली बीइंग्स नहीं रहे। और ये ठीक उसी के बाद से हुआ है जब से मास्टर ऑर्डर और लॉर्ड केओस हमें उस थ्रेड से वॉर्न करने के लिए आए थे जिससे अभी तुम भागते हुए आ रहे हो। मतलब वो जो कोई भी थ्रेड है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसने इन्फिनिटी और इटर्निटी जैसे कॉस्मिक बीइंग्स को बाइंड कर दिया है कि वो अपने स्पेस और टाइम में कहीं और आगे मूव नहीं कर सकते हैं। और वो ये भी बताता कि अकेनाटन जो है बहुत बुरी तरह से कॉस्मिक बैलेंस को बिगाड़ के रख दिया है। कॉस्मिक फोकल पॉइंट जो वो शिफ्ट हो चुके हैं, इस यूनिवर्स के अलाइनमेंट वो बिगड़ चुकी है। यहाँ पे जो कोई भी चीज़ हुआ करती थी या कोई भी चीज़ होने वाली थी फ्यूचर के अंदर, वो टर्बुलेंट फ्लक्स का हिस्सा बन चुकी है। और बताता है कि मेरे पास इतनी शक्ति हुआ करती थी, मैं अपनी गुजरी हुई शख्सियत और आने वाली शख्सियत को देख सकता था, लेकिन अब मेरी आंखों के सामने ऐसी धुंध छा गई है कि मैं अपने अलावा किसी और को अब देख नहीं सकता हूँ। मेरी पावर्स ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ स्टक होकर रह गई हैं। तो ज़्यूस और थॉर बोलते हैं कि आपकी बातों से सुन के ऐसा लग रहा है इटर्निटी कि हमारी यूनिवर्स की खतरनाक डिस्ट्रक्शन वो आ ही गई है। तो इटर्निटी बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल ठीक समझे हो। तो ज़्यूस बोलता है कि ये नहीं हो सकता।
सेलेस्टियल ऑर्डर के जहाज के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे नेमोर बोलता है कि यहाँ पे हर जगह एक अलग अलग स्टाइल देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के कल्चर जो हैं उसको हेवीली बोरो किया है, उसके जरिए हमें यहाँ पे अलग अलग और मुख्तलिफ चीज़ें नजर आ रही हैं। तो थैनोस बोलता है क्या तुम्हें कुछ सेंस हो रहा है मार्वल यहाँ पे? तो कैप्टन मार्वल बोलता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे उनके ऑर्डर का एक आदमी ठीक हमारे सामने आ रहा है, हमें मेरे ख्याल से यहाँ पे छुपना चाहिए। तो हल्क बोलता है कि नहीं, हल्क किसी से नहीं छुपेगा, हल्क किसी से नहीं डरता। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि प्लीज बैनर समझने की कोशिश करो, ये टाइम नहीं है इस वक्त। थैनोस बोलता है कि उनको जब पहली नज़र से देखा तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो कभी ह्यूमनाइड हुआ करते थे, लेकिन अब वो सिर्फ ऐसी बीइंग्स थे जो कि मुसलसल सिर्फ एनर्जी के अंदर डूबे हुए थे, उनके अंदर से इन्फिनाइट पावर जो है ट्रांसमिट कर रही थी। इससे पहले ऐसा कुछ मैंने कभी किसी से महसूस नहीं किया। और थैनोस बोलता है कि उनको अंदाजा हो ही गया था कि शायद हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन तब तक वो शायद हमें नोटिस नहीं करवाना चाहते थे। और थैनोस वहाँ पे बोलता है कि ये वही लोग हैं जो कि डायरेक्टली उस पावर सोर्स से कनेक्टेड है जिसकी हमें तलाश है, मैं इनके जरिए उस सिग्नल को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता हूँ। तो सिल्वर बोलता है कि मुझे भी महसूस हो रहा है कि वो करीब हैं। तो थैनोस बोलता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा करीब, हमें सिर्फ इस कॉरिडोर के आर पार जाना है और मेरे ख्याल से हमें वो मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। और वो जब उस कॉरिडोर के आर पार आते हैं तो वहाँ पे उनको एक चमकती हुई रोशनी नजर आती है और सबके सब वहाँ पे एकदम हिल के रह जाते हैं, शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं एक ज़बरदस्त किस्म का पावर सोर्स जो कि एक सूरज की तरह होता है, वो इस जहाज़ को पावर कर रहा होता है। और यही वो सारी पावर का राज है जो अखेनाटन के पास है, जो इन सेलेस्टियल बीइंग के पास है। और थैनोस बोलता है कि बी होल्ड, अब तुम लोग देख रहे हो हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और हल्क बोलता है कि अब हल्क को जो है सन ग्लासेस की ज़रूरत है। और थैनोस वहाँ पे खुशी से बोलता है कि मैं जानता था कि ये एग्जिस्ट करता है, मुझे यकीन था, मेरे कंप्यूटर इस बात को कभी नहीं मानते थे, वो हमेशा एनालिसिस गलत निकालते थे, लेकिन फिर भी मुझे दिल के अंदर ऐसा महसूस होता था कि मैं ठीक हूँ। और हाँ, मैं ठीक ही था। तो सर्फर बोलता है कि ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि सर्फर तैयार रहो, मेरे ख्याल से अब शायद वो वक्त आ गया जब थैनोस हमें गद्दारी करने के बारे में सोचेगा या फिर जल्द कोशिश करेगा, तो उसमें तुम बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करना। और थैनोस बोलता है हम जब अपनी कामयाबी के इतने ज़्यादा करीब थे तो वहाँ पे एक हमारा मेंबर जो कि बहुत ज़्यादा गलती कर दी, मैंने उसको यहाँ पे लाके उसने ऐसी हरकत कर दी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ से एक रोबोट गुजरते हुए जा रहा होता है और हल्क उसको देख के अपना काबू बैठता है और उसको जोर से पंच मारता है, जिससे वो रोबोट टूट जाता है। और उसका मतलब ये है कि सेलेस्टियल ऑर्डर को पता चल गया होता है। तो वहीं पे नेमोर बोलता है कि स्टूपिडिटी ने हमें मरवा ही दिया। तो थैनोस बोलता है कि हल्क को यहाँ लाना या फिर मेरी स्टूपिडिटी कि मैंने उसको अपनी टीम में रखा। तो कैप्टन मार्वल बोलते कि लगता है हम तो आज मारे गए। थैनोस बोलता है कि हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सेलेस्टियल ऑर्डर का मेंबर आता है जो कि इतना ज़्यादा चमक रहा होता है जो ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे सर्फर, डॉक्टर स्ट्रेंज, थैनोस, हल्क, कैप्टन मार्वल, नेमोर, ये सारे के सारे जो हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के पावरफुल लोग हैं और वो सब इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं कि डिफेंडर्स आज हमें हार नहीं माननी है, हमें आज इनसे लड़ना होगा। थैनोस बोलता है कि इस वक्त मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हम शायद इस मूवमेंट को हासिल कर ही लेंगे, लेकिन डेस्टिनी वो कुछ और ही चाहती थी मुझसे। लेकिन मेरी डेस्टिनी मेरे लिए इंतज़ार कर रही थी और वो इतनी अच्छी नहीं थी जितना मैंने सोचा था। वो मेरे लिए एक जालिम नसीब लेके बैठी हुई थी जिसका वो इंतज़ार कर रही थी मेरे आने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।